डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th मैथ में एक्सरसाइज फर्स्ट सेट देखने वाले, जिसका हिंदी रूपांतरण है समुच्चय। चैप्टर का शीर्षक समुच्चय जो है, आइए इसको समझते हैं। समुच्चय को आप जाने अनजाने में यूज करते आए हैं। जैसे आपने कभी अपने मुख से कहा होगा डिनर सेट, किचन सेट, सोफा सेट। तो ये जो सेट है ये इंग्लिश रूपांतरण है किसका? समुच्चय का। अर्थात सेट जो है अंग्रेजी शब्द है किसका? समुच्चय का। ठीक है। तो जैसे आपने कहा होगा सर टी सेट, डिनर सेट। तो सेट क्या है? अंग्रेजी रूपांतरण है समुच्चय का। तो जब हम टी सेट कहते थे तो टी सेट से हमारे दिमाग में एक इमेज आता था कि यानी चाय पीने से संबंधित सामग्रियां होंगी उसमें। अदर किसी भी मतलब विषय वस्तु या वस्तु का हमारे दिमाग में इमेज नहीं बनता था। आप इस बात को एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग में तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। जब आप डिनर सेट कहते थे तब आपके दिमाग में डिनर से संबंधित चीज़ें आती थी, जैसे थाली, चम्मच, कटोरा। ठीक है। अब उसी विषय वस्तु को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा डिफिनीशन, जो कि बहुत अधूरा है, बाद में हम इसको पूर्ण कर लेंगे, पढ़ते हैं। वस्तुओं के एक स्थान पर इकट्ठा होने को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के एक स्थान पर इकट्ठा होने को समुच्चय कहते हैं। मतलब इस डिफिनीशन से हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है, यानी कि हमें क्या करना है? वस्तुओं का कलेक्शन करना है। जबकि वास्तव में सेट में यही तो किया जाता था। जैसे अभी आपने टी सेट कहा, तो टी सेट में हम क्या करते हैं? कप लेते हैं, प्याला लेते हैं, एक ट्रे लेते हैं और चीनी रखने वाली सामग्री, चाय पत्ती रखने वाली सामग्री, इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन रहता है। तो वहाँ कलेक्शन ही तो करते हैं लेकिन ये जो डिफिनीशन है अभी अधूरा है। ठीक है। उतने अच्छे से स्पष्टीकरण इससे नहीं आ रहा है। इसका स्पष्टीकरण अगली परिभाषा से हो जाएगा। आइए समझते हैं। वस्तुओं का एक ऐसा समूह जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुपरिभाषित, गौर से देखिएगा, सुपरिभाषित अथवा सुनिश्चित, मतलब इन दोनों का कहने का सेंस एक ही होता है। एवं सुस्पष्ट हो समुच्चय कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। वस्तुओं का एक ऐसा समूह, यहाँ भी समूह की बात की गई, अर्थात कलेक्शन ही है। मतलब आंकड़े हो सकते हैं या फिर वस्तु हो सकता है या फिर कोई पद हो सकता है, जिनका हमें कॉम्बिनेशन करना है। सम्मिलित वस्तुएं सुपरिभाषित अथवा सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो समुच्चय कहलाता है। तो आइए ये जो क्लिष्ट शब्द हैं इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। सुपरिभाषित अथवा सुनिश्चित का मतलब यहाँ से तात्पर्य हमारा ये है, अर्थात अर्थ यह है कि कोई ऐसा नियम अवश्य होना चाहिए। देखिए अब डिफिनीशन परफेक्ट हो रही है। ऐसा नियम अवश्य होना चाहिए जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि विशिष्ट वस्तु उस संग्रह में है अथवा नहीं। फॉर एग्जाम्पल टी सेट है। टी सेट में चम्मच भी रहता है। चम्मच से हम क्या करते हैं? चीनी को निकालते हैं और कप में डाल के मिलाया जाता है। अगर हम इसी में एक निडल रख दें, अर्थात सुई रख दें, तो आप तुरंत कहोगे सर ये तो टी सेट का कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि निडल का उपयोग कपड़ा सिलने में किया जाता है, लेकिन टी सेट में तो उसका कोई इस्तेमाल है नहीं। तो यहाँ पर एक विशेष नियम अवश्य हो गया ना। वो नियम क्या है? मतलब टी सेट के लिए नियम वो है कि मतलब उससे हम चाय बनाने से संबंधित विषय वस्तु रख सकते हैं। आशा करता हूं आपके दिमाग में कुछ कुछ समुच्चय का स्पष्टीकरण हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुस्पष्ट का तात्पर्य यह है कि समूह में दो या दो से अधिक वस्तु एक समान नहीं होना चाहिए। गौर से देखिएगा, समुच्चय में इसे दिमाग में आप बैठा लीजिए अच्छे से कि समुच्चय में रिपीटेशन नॉट अलाउड। हम बार बार आपको इस चीज को समझाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं आप कोई आंकड़ा एकत्रित कर रहे हैं और वह विषय वस्तु या आंकड़ा 2 बार या 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो हम समुच्चय में जब कलेक्शन करेंगे, उसका गैदरिंग करेंगे, तो केवल और केवल एक ही बार उसे लिखा जाएगा।
इस बात को आप गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिए। मतलब सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि समूह में दो या दो से अधिक वस्तु एक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार परिभाषा। वस्तुओं का एक ऐसा समूह जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुपरिभाषित, आपने सुपरिभाषित भी देख लिया, मतलब कि कोई एक ऐसा अवश्य नियम होना चाहिए जिसके आधार पर हम यह कह सके कि यह अमुक सामग्री उसमें उपस्थित है अथवा नहीं है, या वस्तु उसमें उपस्थित है, या पद या आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, वह उसमें उपस्थित है अथवा नहीं है। ठीक है, और सुस्पष्ट हो, मतलब स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, एकदम क्लियर कट। जैसे अभी हम टी शर्ट में आपको ला के पेन रख दें तो आपको होगा सर ये तो टी शर्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, पेन अलग है और टी शर्ट की सामग्रियां अलग हैं। उसी प्रकार से जैसे सोफा सेट है, अब सोफा सेट में सोफे मतलब जो चेयरिंग मतलब बैठने की युक्ति होती है वो सारी विशेष सामग्रियां रहेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें आपको कोई थाली या चम्मच ला के देगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आप समुच्चय की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कैपिटल A B C। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे A B C A X Y Z या फिर N M, तमाम प्रकार के अक्षर यूज किए जाते हैं विभिन्न समुच्चयों के लिए। आगे हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव समझने से पहले आइए हम लोग समझते हैं परिवार के अवयव, यानी परिवार के सदस्य। जैसे हमारे फैमिली में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, पापा, चाचा, बुआ, ताई, तो उसी प्रकार से मतलब इन सारों को कलेक्शन से हमारा फैमिली बनता है। सेम उसी प्रकार समुच्चय में भी हम क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं, मतलब कलेक्शन करते हैं। तो जिन पदों या संख्याओं या फिर आंकड़ों का या वस्तुओं का हम लोग कलेक्शन करते हैं तो उसे अमुक समुच्चय का क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। आइए समझ लेते हैं इसको। समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A B C, XY Z से निरूपित किया जाता है। जब आंकिक अक्षर आप प्रयोग करेंगे तो उन्हें एज इट इज इस्तेमाल कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने गिनती के अंक इस्तेमाल किया प्राकृतिक संख्याओं के लिए 1 2 3 4। ठीक है, और बाकी जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर तो 5 होते हैं, आपको पता है AEIOU, तो आप गलती से भी इसे कैपिटल अक्षर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अर्थात समुच्चय के जो अवयव होते हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर प्रयोग करते हैं, और जो आंकिक में होंगे उन्हें एज इट इज अंक के रूप में ही लिख लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह लिया है, तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम कैपिटल N प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे समझेंगे कुछ स्टैंडर्ड समुच्चय। तो N हमने लिख लिया, एक अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर ले लिया है। ठीक है, और प्रत्येक समुच्चय, कोई भी समुच्चय हो, चाहे जिस विधि में हम प्रदर्शित करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, मझला ब्रैकेट। ठीक है, आइए इसको बनाना हम सिखा देते हैं आपको। एक बार ऐसे करिएगा, फिर इस प्रकार से, फिर इसके दाएं साइड में भी ऐसे, फिर इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याओं का समूह लिखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख रहे हैं तो इसके लिए हम कैपिटल अक्षर ले लिया N। अब N के बाद इक्वल का साइन लगाया गया है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। और समुच्चय के जो अवयव होंगे, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है, अनंत तक है। हमने इसको ऐसे ही लिख देना है और कर्ली ब्रैकेट बंद। एक बार फिर से समझिएगा, समुच्चय जब भी आप प्रदर्शित करिएगा किसी से भी संबंधित, तो एक अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और जो अवयव होंगे उनको लिख देंगे कॉमा लगाकर। और अवयव लिखते समय बार बार समझा रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी अवयव अगर 1 से 2 बार या 3 बार आता है तो उसे हम इसमें एक ही बार मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर, तो स्वर अक्षर के लिए हम एक कैपिटल लेटर ले रहे हैं, कोई सा भी B ले लिया,
और क्या होता है हमारा AEIOU, ठीक है, करली ब्रैकेट में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो आशा करता हूं समुच्चय के, अब ये जो AEIOU हैं ये क्या हैं, अवयव हैं किसके, समुच्चय बी के, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो हैं ये अवयव हैं किसके, समुच्चय एन के। ठीक है, नोट इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी गतिविधियां हैं या जो भी पढ़ाई है इसमें ये बार बार इस्तेमाल होगा। समुच्चय में किसी भी अवयव की उपस्थिति व्यक्त करने के लिए प्रतीक, इसे हम ये ग्रीक अक्षर है, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 एप्सिलॉन n, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये यहाँ पर यह सूचित करता है, क्या सूचित करता है कि एक जो है समुच्चय n का अवयव है। ठीक है, ये जो है 1 एप्सिलॉन n, यानी ये यहाँ पर यह इंगित करता है कि एक जो है समुच्चय कैपिटल N का अवयव है। इसे कैसे पढ़ते हैं, आइए इसको समझा देते हैं। इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। तो 1 बिलोंग्स टू n, क्या है, 1 बिलोंग्स टू n। दूसरा तरीका है 1 इज कैपिटल N। तीसरा तरीका है 1 इज ए मेंबर ऑफ n। ये बिलोंग टू वाला आप यूज भी कर चुके हैं। जैसे अगर आपसे कोई इंट्रो पूछता था तो आप कहते थे आई बिलोंग्स टू फ्ला फ्ला स्थान से, ठीक है, तो वैसे ही 1 बिलोंग्स टू कहाँ से, कैपिटल N से। तो आशा करता हूं इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे अपने दिमाग में। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू N, यानी इसका तात्पर्य यह है कि एक जो है अवयव है किसका, समुच्चय N का। और दूसरा तरीका है 1 इज कैपिटल N। तीसरा है 1 इज ए मेंबर ऑफ N। ये सीधा सीधा कहता है कि ये सदस्य है किसका, N का। तो आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया। अब जैसे मान लो अगर हम यहां पे लिख दें A, क्या A अवयव है N का, नहीं है, क्योंकि यहां पे कहीं भी स्मॉल a है नहीं है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। A नॉट बिलोंग्स टू, इसे पढ़ेंगे A इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे क्या वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।